21 महीने, सिर्फ 21 महीने लगे इंडियन टीम को टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 7 से नंबर 1 तक पहुंचने के लिए। I'd like to ask Virat Kohli to come up and collect the miss from the great Sunny Gavaskar। और ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी हम मल्टीपल टाइम्स नंबर 1 स्पॉट पर पहुंचे थे, बट इस बार बात कुछ अलग थी। बिकॉज टीम के कैप्टन से लेके प्लेयर्स तक सबकी फिटनेस और मेंटालिटी एक डिफरेंट लेवल की थी। उसका रीजन, उसका प्रूफ तुम्हें बस कुछ देर में पता चल जाएगा। पहले जहाँ इंडिया सीना कंट्रीज में स्ट्रगल करती थी, वहाँ ये टीम तो बनी ही उन कंडीशंस में डोमिनेट करने के लिए थी। और ये हमने देखा हुआ है जब इंडिया ने 2018 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था। Past is history, future is a mystery. We have won today after 71 years. I'd like to live in the present and salute my captain for being the captain of the team that beat Australia for the first time in Australia. लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि ये वही दौर था जब 2018 में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद हम वो दोनों सीरीज हार जाते हैं। How many test matches have we won out of 30? How many have we won? I'm here to answer your questions, man, not to fight with you. जब हम एडिलेड में सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट हो जाते हैं, और जब इतनी मेहनत करने के बाद भी हम 2021 की WTC फाइनल नहीं जीत पाए थे। MS धोनी के रिटायर होने के बाद फैंस के अंदर इंडियन टेस्ट टीम के लिए डाउट्स, अनसर्टेनिटी और कंसर्न्स काफी बढ़ गए थे। लेकिन इस प्रेशर के होते हुए भी विराट कोहली कुछ ऐसा कर देते हैं जो ना ही उनसे पहले और ना ही शायद आगे जाके कोई और कैप्टन कर पाएगा। उनकी कैप्टनसी में लगातार 5 साल तक इंडिया टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 1 पर थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, विराट कोहली और रवि शास्त्री ने एक ऐसी टीम को बिल्ड किया था जिसको अगर कोई स्लेज कर दे तो वो शायद उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती थी। That Lord's game was a time that I saw everyone rile up. Even Pujara was on. that was the intensity of that day. 60 overs basis feel like इस सक्सेस के पीछे ऑलमोस्ट सब लोग विराट कोहली और रवि शास्त्री को क्रेडिट देते हैं, लेकिन उनके अलावा भी कुछ लोग हैं जिनके बारे में आप में से 90% लोगों को तो पता ही नहीं होगा। हिस्ट्री सिर्फ ट्रॉफी से नहीं लिखी जाती, कभी कभी एक कैप्टन पूरी जनरेशन की सोच को बदल देता है। और इंडियन क्रिकेट के लिए विराट कोहली ने भी कुछ ऐसा ही किया था। When a person is down, the weak come out and speak about him. It takes courage to speak about someone when they are on top. यस, वही विराट कोहली जिनको लोग फेल्ड कैप्टन कंसिडर करते हैं। तो क्या वो सच में फेल्ड कैप्टन थे? सो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, जहां हम देखेंगे इंडियन टेस्ट क्रिकेट के उस गोल्डन एरा को जिसने टीम इंडिया को सिर्फ नंबर 1 नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी टीम बनाया जो दुनिया के किसी भी कोने में जीतने का दम रखती थी। इंडियन टीम के इस गोल्डन एरा को समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 2014, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने। और वहां पर क्या हुआ था वो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया उस सीरीज को नहीं जीत पाती है और ये एक प्रॉब्लम बन चुकी थी। एज हम 2011 में ऑस्ट्रेलिया से, 2013 में साउथ अफ्रीका से एंड 2014 में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से ऑलरेडी हार कर आ रहे थे, जिसकी वजह से हम टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 7 पर गिर चुके थे। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के बाद MS धोनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं और तब विराट कोहली बनते हैं फुल टाइम टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन अगर हम टीम के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो उस टाइम पर काफी चैलेंजेस फेस कर रही थी। 2014 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 0-2 से हारने के बाद कैप्टन विराट कोहली के लिए एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि कुछ भी करके उनको अब इंडिया को वापस उस नंबर 1 स्पॉट पर पहुंचाना है। बट रुको, ये इतना भी आसान नहीं होने वाला था, बिकॉज जो चैलेंजेस उनके रास्ते पर थे उसके बारे में जान के आप 100% शॉक हो जाओगे। 10 जून 2015 को इंडिया 1 ऑफ टेस्ट के लिए बांग्लादेश जाती है एंड ये विराट कोहली के लिए एज कैप्टन पहला असाइनमेंट था। बट एट दी एंड ये मैच ड्रॉ हो जाता है। इसके बाद अगस्त 2015 में जब इंडिया 3 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए श्रीलंका जाती है, तब तक फैंस का विश्वास इंडियन टीम पर से उठ चुका था। एज ए टीम का अवे रिकॉर्ड ऑलरेडी बहुत खराब था और लास्ट टाइम हम श्रीलंका में टेस्ट सीरीज 22 साल पहले 1993 में मोहम्मद अजहरुद्दीन के अंडर जीते थे। हमारा फर्स्ट मैच होता है गॉल में, जहां हम पहले के 3 दिन में तो काफी अच्छे से खेल रहे थे, बट जब हम 176 रन का पीछा करने के लिए उतरे तो रंगना हेरात के 7 विकेट हॉल के चलते हम सिर्फ 112 रन पर ऑल आउट हो जाते हैं। ये कुमार संगकारा के लिए रिटायरमेंट सीरीज थी, तो वहां का क्राउड भी चाहता था कि इंडिया इस सीरीज को हारे एंड पहले मैच को हारने के बाद इंडियन फैंस भी उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन फिर आता है कहानी में एक ट्विस्ट। पहले मैच को हारने के बाद इंडियन टीम एक जबरदस्त कमबैक करती है। सेकेंड टेस्ट को 278 रन एंड थर्ड टेस्ट को 117 रन से जीतकर इंडिया आखिरकार 22 साल बाद श्रीलंका को श्रीलंका में हराकर ये टेस्ट सीरीज अपने नाम करती है। इतिहास गवाह है, जब भी किसी टीम ने वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट किया है तो उसकी शुरुआत उन्होंने हमेशा अपने घर को एक फोर्ट्रेस बनाने से की है। और इंडिया भी कुछ ऐसा ही करती है। जब साउथ अफ्रीका इंडिया आती है 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने, तो उनको वो 3-0 से हरा देती है। और ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान था नहीं। साउथ अफ्रीका पिछले 9 सालों से एक भी अवे टेस्ट सीरीज नहीं आ रही थी एंड ये सीरीज हमारे लिए कितनी डिफिकल्ट थी उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उन्होंने इससे पहले ODI एंड T20I सीरीज में हमको
हरा दिया था। लेकिन इस सीरीज में अश्विन और जडेजा ने इस लेवल की बॉलिंग करी थी कि एक बार तो साउथ अफ्रीका सिर्फ 79 रन पर ऑल आउट हो गई थी। क्लीन स्वीप से बचने के लिए लास्ट मैच में हाशिम आमला और एबी डिविलियर्स लिटरली में 10-15 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। स्टिल इंडिया उस मैच को 337 रन से जीत जाती है। इस पॉइंट तक विराट कोहली इंडियन टीम के हीरो बन चुके थे। उनकी कैप्टनसी में सिर्फ एक साल के अंदर टीम इंडिया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में 7 से सीधा सेकंड पोजीशन पर पहुंच जाती है। और यहीं से शुरू होता है साल 2016, जहां से इंडियन टेस्ट टीम अपने प्राइम में कदम रखती है। हमारी इस साल की पहली सीरीज होती है वेस्ट इंडीज के सामने और पहले ही मैच से लोगों को दिख रहा था कि ये टीम में अब कुछ तो अलग है। विराट कोहली के 200 और अश्विन के 113 रन के चलते इंडिया 566 रन के मैसिव टोटल तक पहुंच जाती है। वैसे विराट कोहली ने इस मैच में अपनी पहली डबल सेंचुरी मारी थी। उनके अलावा अश्विन ने पूरी सीरीज में 2 सेंचुरीज मारी थी एंड 17 विकेट्स लिए थे। ऐसे ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के चलते इंडिया इस 4 टेस्ट मैच की सीरीज को 2-0 से जीत जाती है, जिसमें अश्विन अपनी जबरदस्त बैटिंग और बॉलिंग के चलते प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी जीतते हैं। और इसी के साथ इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम बनने से बस एक कदम दूर थी। सितंबर 2016 में न्यूजीलैंड 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने इंडिया आती है और इंडियन टीम एक नहीं, 2 नहीं बल्कि तीनों मैचेस में न्यूजीलैंड को इतने बुरी तरीके से हराती है कि वो पाकिस्तान को डीथ्रोन करके आखिरकार वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम बन जाती है। I'd like to ask Virat Kohli to come up and collect the miss from the great Sunny Gavaskar. इस सीरीज में इंडिया अपना 500th टेस्ट मैच खेलती है, जिसको वो बड़ी आसानी से 197 रन से जीत जाती है। सीरीज के आखिरी मैच में विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने मिलकर 365 रन की हिस्टोरिक पार्टनरशिप बिल्ड करी थी। विराट ने शानदार 211 रन बनाए, जबकि रहाणे ने 188 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी। और यही से शुरू होता है इंडियन टेस्ट क्रिकेट का गोल्डन एरा, जहां टीम इंडिया सिर्फ नंबर 1 नहीं बनती बल्कि अगले कई सालों तक इस पोजीशन पर अपना कब्जा जमा कर रखती है। अगर आपको लगता है कि इंडिया का नंबर 1 टेस्ट टीम बनना एक तुक्का था तो रुको, क्योंकि इंडिया की नेक्स्ट सीरीज इंग्लैंड के सामने थी। वही इंग्लैंड जिसने 2012 में इंडिया को इंडिया में हराया था एंड 2014 में भी उनको बहुत बुरे तरीके से हराया था। और जब ये सीरीज शुरू होती है तब पहले मैच की पहली इनिंग्स में जो रूट, मोइन अली और बेन स्टोक्स सेंचुरीज लगा देते हैं। सच बताओ तो तब लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच जीत सकती है, बट एट द एंड ये मैच ड्रॉ हो जाता है। और इसके बाद चारों मैचेस में इंडिया ये प्रूव करती है कि वो वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम क्यों है। विराट कोहली तो पूरी सीरीज के हाईएस्ट रन स्कोरर थे और उन्होंने इस सीरीज में एक डबल सेंचुरी भी मारी थी। 8 इनिंग्स में 109.16 की एवरेज से विराट कोहली 655 रन बनाते हैं। उनके अलावा पुजारा भी इस सीरीज में काफी अच्छी बैटिंग करते हुए 2 सेंचुरीज लगाते हैं। एंड इतना काफी नहीं था तो करुण नायर एक ट्रिपल सेंचुरी बना देते हैं। वीरेंद्र सहवाग के बाद वो दूसरे इंडियन बैट्समैन बनते हैं जिसने कभी ट्रिपल सेंचुरी बनाई हो। करुण नायर की 303 रन की इनिंग्स के चलते हम उस मैच को जीतकर इंग्लैंड को इस सीरीज में 4-0 से हरा देते हैं। अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने इतनी डेडली बॉलिंग करी थी कि उन दोनों ने मिलकर 54 विकेट्स निकाले थे। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये इंडियन टीम अचानक से इतना अच्छा परफॉर्म कैसे करने लगी, तो उसका आंसर मैं आपको बस कुछ देर में बताऊंगा। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि प्लेयर्स के बीच की बॉन्डिंग और योयो टेस्ट के इंट्रोडक्शन के चलते हर एक प्लेयर का परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हुआ था। 2017 इंडियन टेस्ट टीम के लिए काफी अच्छा था। थ्रू आउट द ईयर हम एक भी सीरीज नहीं आ रहे थे। उस साल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया होस्ट कर रही थी एंड ये वही सीरीज थी जिसमें विराट कोहली वो आइकॉनिक शोल्डर सेलिब्रेशन करते हैं। When a person is down, the weak come out and speak about him. It takes courage to speak about someone when they are on top. ये सीरीज तो इंडिया 2-1 से जीत जाती है, लेकिन इंडियन टीम इतना अच्छा परफॉर्म इसलिए कर रही थी क्योंकि वो घर में खेल रही थी। एंड ये मैं नहीं बोल रहा, ऐसा उस टाइम पर सबको लग रहा था, बिकॉज घर में तो हम हमारे खराब फेज में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इसका प्राइम एग्जाम्पल है 2011 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसकी वजह से सबको इंतजार था साल 2018 का। ये वो पॉइंट था जहां से हमारा सेना मिशन शुरू होता है। वेल अगर हम टाइम में थोड़ा पीछे जाके देखें तो इंडिया का परफॉर्मेंस सेना कंट्रीज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सो इस बार सबके मन में बस एक सवाल था, क्या इंडिया घर के बाहर जीत पाएगी? एंड इन सवालों के बीच हम साउथ अफ्रीका जाते हैं 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने, जहां फैंस की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी। उनको लग रहा था कि इंडिया ये सीरीज जीत कर आएगी, बट होता है इसका बिल्कुल उल्टा, एज हम अपने पहले ही टेस्ट में फेल हो जाते हैं और 1-2 से सीरीज हार जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इस सीरीज के सारे मैचेस काफी क्लोज रहे थे एंड इंडिया ने जैसे पहले दोनों मैचेस को हारने के बाद 3rd टेस्ट मैच में कमबैक किया था, वो दिखा रहा था कि इंडियन टीम में वो फाइटिंग स्पिरिट प्रेजेंट है। वैसे ये वही सीरीज थी जहां द गोट जसप्रीत बुमराह अपना टेस्ट डेब्यू करते हैं और उस वक्त इंडिया का पेस अटैक कुछ ऐसा था, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा। ये वही बॉलिंग लाइनअप थी जो विराट कोहली और रवि शास्त्री के उस अग्रेसिव माइंडसेट को परफेक्टली रिप्रेजेंट करती थी, जहां हर टेस्ट मैच में सिर्फ एक ही टारगेट होता था, 20 विकेट्स लेना। पिच को निकालो गेम से, भाड़ में गया पिच, 20 विकेट निकालना। खैर इसके बाद आता है
2018 का वो इंग्लैंड टूर जो विराट कोहली के लिए एज प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट था, एज जो बैकलैश उन्होंने 2014 में फेस किया था उनको उसका जवाब भी तो देना था। 10 इनिंग्स में विराट कोहली लिटरली 593 रन बना देते हैं, जिसमें उन्होंने 2 सेंचुरीज लगाई थी, एंड उसमें आपको उनकी 149 रन की इनिंग्स तो याद ही होगी। बट वंस अगेन इंडिया सेना कंडीशंस में फेल हो जाती है। नंबर 1 टेस्ट टीम होते हुए भी सेना कंडीशंस में हार जाना ये एक प्रॉब्लम की बात तो थी। और तब आती है 2018-19 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जहां इंडिया के पास एक मौका था, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार एक टेस्ट सीरीज को जीतने का, और ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। बट जो एक्सपीरियंस अब तक इस टीम के पास था उससे वो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती थी। ऑन द अदर साइड बॉल टेम्परिंग के चलते डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ इस सीरीज को नहीं खेलने वाले थे, जिसकी वजह से इंडिया के लिए चीजें थोड़ी आसान होने वाली थी। ये टीम एक नई सोच के साथ खेल रही थी, फिटनेस से लेके माइंडसेट तक इनकी हर चीज पहले से बिल्कुल अलग थी। पहले जहाँ इंडियन प्लेयर्स स्लेजिंग को इग्नोर करते थे, अब वही इंडियन टीम हर एक कमेंट का जवाब उन्हीं की भाषा में देने लगी थी। और यही फियरलेस एटीट्यूड विराट कोहली की कैप्टनसी की सबसे बड़ी पहचान बन चुका था। वे लास्ट टाइम जब हम ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने गए थे तब हमको वहाँ हार के साथ एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज भी मिला था। 6 दिसंबर 2018 को हमारा पहला मैच होता है एडिलेड में, जिसमें टॉस जीतकर इंडिया पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। बट वो शुरुआत में ही 41 रन पर अपनी 4 विकेट्स गवा चुकी थी। लग रहा था कि अब शायद इंडिया जल्दी ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन तब क्रीज पर दीवार बनकर खड़े होते हैं चेतेश्वर पुजारा, जो 123 रन की प्राइसलेस इनिंग्स खेलकर इंडिया को 250 रन के फाइटिंग टोटल तक पहुंचा देते हैं। बस इसके बाद पूरा चार्ज हमारे बॉलर्स ने अपने हाथ में लिया, जहां वो पहले ऑस्ट्रेलिया को 235 रन पर ऑल आउट करते हैं, और फिर जब वो 323 रन का टारगेट चेस करने के लिए उतरी तो उनको 291 रन पर ऑल आउट कर देते हैं। और इसी के साथ इंडिया 1-0 से इस सीरीज में अपना दबदबा बनाना शुरू करती है। अब बारी थी पर्थ टेस्ट की, जहां विराट कोहली सेंचुरी बनाते हैं और उसके बाद अपना लेजेंडरी बैट टॉक सेलिब्रेशन करते हैं। भले ही हम इस मैच को हार जाते हैं, बट अगला मैच जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था वो इंडिया कंफर्टेबली 137 रन से जीत जाती है, जिसमें पुजारा वापस से एक सेंचुरी बनाते हैं। इस मैच में जसप्रीत बुमराह इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे कि वो पहले 6 और फिर 3 विकेट्स लेकर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ देते हैं। इंडिया को इसी के साथ इस सीरीज में लीड मिल चुकी थी, जिसके चलते आफ्टर ऑलमोस्ट 70 ईयर्स इंडिया पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराती है। Past is history, future is a mystery. We have won today after 71 years. I'd like to live in the present and salute my captain for being the captain of the team that beat Australia for the first time in Australia. वैसे लास्ट मैच जो एक सीरीज डिसाइडर मैच था, उधर खेलना इतना डिफिकल्ट था कि अगर मयंक अग्रवाल, पुजारा, विराट कोहली और रोहित शर्मा एक भी गलती करते तो हम उस मैच को हार भी सकते थे। पूरी सीरीज में पुजारा ने लगभग हर एक मैच में सेंचुरी लगाई थी। 4th एंड लास्ट मैच जो बारिश के कारण पूरा नहीं खेला गया, वहाँ तो पुजारा ने 193 रन की ब्रिलियंट नॉक खेली थी। सिर्फ पर्थ वाले मैच में उन्होंने रन नहीं बनाए थे, और वो ही एक लौता मैच था जो हम इस सीरीज में हारे थे। नॉट टू फॉरगेट ऋषभ पंत और जडेजा ने भी 4th मैच में 159 और 81 रन की इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली थी, जिसकी वजह से हम 622 रन के मैसिव टोटल तक पहुंच जाते हैं। People taking pot shots and firing blanks. I was not joking there because I knew how hard this team had worked. जसप्रीत बुमराह 21 विकेट्स के साथ इस सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर बनते हैं। उनका और मोहम्मद शमी का अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया की हिस्टोरिक जीत की सबसे बड़ी वजह बनी, और इसी के साथ 2019 तक विराट कोहली लगातार 3 आईसीसी टेस्ट मैच जीतकर वर्ल्ड क्रिकेट के ग्रेटेस्ट कैप्टन्स में अपनी जगह बना चुके थे। साल 2019 भी हमारे लिए काफी अच्छा साबित होता है। अभी ऐसा नहीं था कि इसके बाद हम हारे नहीं थे, क्योंकि जब हम फरवरी 2020 में न्यूजीलैंड जाते हैं 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने, तब हम उस सीरीज में 0-2 से व्हाइट वॉश हो जाते हैं। लेकिन फिर आती है 2020-21 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसमें कितने अप्स एंड डाउन्स थे उसके बारे में शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये वही सीरीज थी जहां इंडिया 36 रन पर ऑल आउट हो जाती है। भले ही इसके बाद विराट कोहली सीरीज का हिस्सा नहीं थे, बट स्टैंडिंग कैप्टन अजिंक्य रहाणे के अंडर ये टीम 1-1 से इस सीरीज को लेवल कर देती है। और फिर आता है वो 4th एंड लास्ट टेस्ट जो गाबा में होने वाला था, और इस पॉइंट तक इंडिया के जीतने के चांसेस काफी कम थे, एस गाबा ऑस्ट्रेलियन टीम का गढ़ था। वो 32 साल से वहां
एक भी टेस्ट मैच नहीं आ रहे थे। अदर देन दिस हमारे की प्लेयर्स लाइक रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, हनुमा विहारी, बुमराह, शमी, अश्विन सब लोग उस सीरीज के डिसाइडर मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से लग रहा था कि इंडियन टीम अब बहुत बुरी तरह से हारने वाली है। बट होता है इसका बिल्कुल उल्टा। मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी, शुभमन गिल, जिनके पास तब तक कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था, वो उस टाइम पर कुछ ऐसा कर देते हैं जो लिटरली कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बॉलिंग में तो सब अच्छा कर ही रहे थे, बट जब आखिर में हमको 328 रन का टारगेट चेस करना था, तब शुभमन गिल के 91, पुजारा के 56 और ऋषभ पंत के क्रूशियल 89 रन के चलते हम उस मैच को 3 विकेट से जीतकर 2020 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत जाते हैं। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। हाँ, अगर हम 2021 के WTC फाइनल को जीत जाते तो वो कोहली शास्त्री एरा में 4 चांद लगा देता, लेकिन जो हमने इस पीरियड में अचीव किया था वो भी कुछ कम नहीं था। स्पेशली 2021 के WTC फाइनल के बाद इंग्लैंड को उन्हीं के घर में 2-1 की लीड से बैकफुट पर डालना। उस सीरीज का वो आइकॉनिक मैच तो आपको याद ही होगा, जब इंडिया 60 ओवर्स के अंदर इंग्लैंड को ऑल आउट करके उस मैच को जीत जाती है। 60 overs they should feel like That Lord's game was a time that I saw everyone riled up. From a Shami to a Bumrah to Ishant, and everyone was like in on it. Even Pujara was on it. That was the intensity of that day. वो सिर्फ एक मैच नहीं था, वो उन फैंस के लिए गिफ्ट था जो सालों से इंडिया को ओवरसीज कंडीशंस में डोमिनेट करते हुए देखना चाहते थे। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंडियन टीम इतना अच्छा आखिर किस वजह से परफॉर्म कर रही थी। वेल, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। जब विराट कोहली फुल टाइम टेस्ट कैप्टन बने, तब टीम इंडिया एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ टीम नहीं बल्कि उसके कल्चर को ही बदल दिया। फिटनेस को टॉप प्रायोरिटी बनाया और शंकर बासु के साथ मिलकर योयो टेस्ट को सिलेक्शन का एक इंपॉर्टेंट बेंचमार्क बना दिया। साथ ही टीम में अग्रेशन और फियरलेस माइंडसेट डेवलप किया, जिसका असर हर एक प्लेयर के कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस में साफ दिखने लगा था। रिजल्ट 2015 से 2021 के बीच टीम इंडिया अपने घर पर सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हारी थी, जबकि विराट कोहली का टेस्ट फॉर्मेट में विन परसेंटेज 58.82 रहा था, जो उन्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन्स की लिस्ट में शामिल करता है। और इस होम डोमिनेंस की सबसे बड़ी ताकत थी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की जोड़ी। हालात ऐसे थे कि लगभग हर दूसरे मैच में इन दोनों में से कोई ना कोई 5 विकेट हॉल लेकर ही लौटता था। लेकिन अगर हम ओवरसीज सक्सेस की बात करें तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे फास्ट बॉलर्स को जाता है। उन्होंने सिर्फ विकेट्स नहीं बल्कि अपने अग्रेशन और फियरलेस एटीट्यूड से ऑपोजिशन को उन्हीं के घर में चैलेंज किया एंड जरूरत पड़ने पर हर स्लेज का जवाब भी दिया। बैटिंग में विराट कोहली और जितेश्वर पुजारा की तो हर कोई बात करता है, बट अजिंक्य रहाणे ने भी इस फेज में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बैटिंग तो वो अच्छी कर ही रहे थे, बट जरूरत पड़ने पर उन्होंने एज कैप्टन इंडिया को बहुत क्रूशियल मैचेस जितवाए थे। और इसमें रवि शास्त्री का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब कैप्टन और कोच का विजन एक हो तभी एक टीम अपने असली पोटेंशियल तक पहुंच पाती है। हर मैच में 20 विकेट्स लेने का माइंडसेट और ड्रॉ के लिए नहीं बल्कि जीत के लिए खेलने की सोच ही इस एरा की सबसे बड़ी पहचान और उसकी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह बनी। आज जब भी हम इस एरा के वीडियोस देखते हैं तो अक्सर बैकग्राउंड में उड़ता पंजाब वाला म्यूजिक और स्क्रीन पर विराट कोहली एंड कंपनी का अग्रेशन ही नजर आता है। लेकिन इस टीम के सक्सेस के पीछे कौन था, उसके बारे में आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट रघु, बॉलिंग कोच भरत अरुण, फील्डिंग कोच आर श्रीधर और बैटिंग कोच संजय बांगर और विक्रम राठौर के बारे में ऑलमोस्ट कोई बात भी नहीं करता। ये वही लोग थे जिन्होंने हमारे प्लेयर्स को उन बड़े मैचेस से पहले प्रिपेयर किया था। सो ये था टीम इंडिया का वो गोल्डन एरा जिसने सिर्फ रिकॉर्ड्स ही नहीं बनाए बल्कि इंडियन टेस्ट क्रिकेट की रेपुटेशन को रीडिफाइन किया। और शायद इसीलिए आज भी जब इस फेज को याद किया जाता है तो सिर्फ जीत नहीं बल्कि उस टीम का एटीट्यूड, अग्रेशन और फियरलेस माइंडसेट सबसे पहले याद आता है।